ठीक है, तो फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिज़िक्स को मैं तो 3 मॉड्यूल में डिवाइड करता हूँ। मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। देखो, मॉड्यूल 1 को ब्रीफली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मॉड्यूल 1 को ब्रीफली बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मॉड्यूल 2 को आप ऑप्टिक्स बोल सकते हो। ठीक है, और मॉड्यूल 3 आपका हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 3 आपके मॉड्यूल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे या यूनिट आएंगी? तो देखिए, पहली यूनिट आप पे आएगी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं तो समझ जाना कि यूनिट 1 है ये, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद दूसरी आएगी करंट। करंट हो जाएगी सेकेंड यूनिट। तीसरी आ जाएगी मैग्नेटिज्म, जो हो जाएगी आपकी थर्ड यूनिट। चौथी हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, फोर्थ। पांचवी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो आप इसे, फिफ्थ यूनिट। देखो, ऑप्टिक्स 2 हैं, पहले से भी पढ़ते आए हो आप, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद देखो, मॉडर्न फिजिक्स में आपका आएगा, अच्छा, ये दोनों आपकी यूनिट 6 है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आएगा डुअल नेचर। हर चीज़ के 2 नेचर होते हैं, अच्छे बुरे नहीं, पार्टिकल और वेव। अच्छा, फिर आएगा एटम्स एंड न्यूक्लाई, और आखिरी चीज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, एंड लास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में डिवाइसेस भी आती है, 6, 7, 8, 9, ओ हाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डुअल नेचर। ओह, मॉडर्न फिजिक्स खुद ही वो है, तो डुअल नेचर 7, 8, 9, 10। देखिए, यूनिट के जैसे अगर देखोगे तो इजी पड़ेगा। चैप्टर कुछ बुक में 30 है, कुछ बुक में 35 है, ऐसे बर्डन में मत जाओ। यूनिट देखो 10 यूनिट है। ठीक है, 1 दिन की, 2 दिन, 3 दिन, क्या है फिर? इनको हटाओ, 1 हफ्ते का काम है ये, तो क्या बची फिर? 1, 2, 3 हट गई, 7 ही तो यूनिट बची। ठीक है, 70 मार्क्स का टोटल है। ठीक है, मॉड्यूल्स आए हैं, है ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। रफली आइडिया लगाएं तो ऑप्टिक्स 14 मार्क्स की है, मतलब मॉड्यूल 2 पूरा 14 मार्क्स का हुआ। 70 - 14 56, लगभग ये 30 मार्क्स का, और वो 26 मार्क्स का। 26 और 14 40, 40 30 70, तो टोटल 70 मार्क्स का है। अब थोड़ा थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ब्रीफ में क्या, पहले मॉड्यूल 1 ही देखते हैं, है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आवाज़ होगी इससे, है ना। चलिए, तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखो, 2 चीज़ें हैं अगर आप देख पाएँ, इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ बार मैग्नेट। ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपकी नज़र में मैग्नेट ये होता था, एक सॉलिड टाइप का परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ साउथ, या आपने ये देखा होगा हॉर्सशू मैग्नेट, है ना। ओके, गोल पे देखे हैं आप लोगों ने, है ना। हाँ, पर क्या अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन खुद भी एक मैग्नेट ही है, तो थोड़ा दिमाग में जोर पड़ता है यार, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट। हाँ, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री क्लास 11th की केमिस्ट्री की यूनिट 2 देखें तो देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन के हमने 2 तरह की रोटेशन देखी थी, रेवोल्यूशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस यहीं से आता है
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज से आपका साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज से नॉर्थ पोल बनता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन और बार मैग्नेट को हम जोड़ने वाली एक थ्योरी और उसके पोस्टुले पढ़ने वाले हैं, है ना। कुछ मैंने आपको ब्रीफ में बताया ये कहाँ मिलती थी पहले, है ना। मैग्नेटिक कैरेक्टर याद आया आपको, मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ते थे हम, तो यहीं से तो है वो। इलेक्ट्रॉन के होने से डायमैग्नेटिज्म बनता है अगर वो पेयर्ड अप हो, और अगर वो अनपेयर्ड हो तो पैरामैग्नेटिक बनता है, और बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड हो तो फेरोमैग्नेटिक बनता है, जिनसे आप स्टील जो आप डेली लाइफ में मैग्नेट देखते हैं वो फेरोमैग्नेटिक ही होता है। चलिए मॉड्यूल 1 की बात करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है यहाँ भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे चार्ज है। चार्ज क्या होता है, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। स्मॉल क्यू से डिनोट कर दिया चार्ज को। स्मॉल क्यू होता है स्मॉलर बॉडीज़ के लिए और कैपिटल क्यू होता है बिग बॉडीज़ के लिए, है ना। चलिए, तो बेसिक आपको चार्ज पता चल गया। अब देखो चार्ज पे मैं कुछ कंडीशन लगाता हूँ। कंडीशन नंबर 1, चार्ज है रेस्ट में, मतलब अपनी जगह से ये हिल नहीं रहा, है ना। अगर हम कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जैसे ज़मीन हो गई, ग्राउंड हो गया, और अगर वहाँ पे कोई ऑब्जर्वर हो तो वो ऑब्जर्वर अगर देख पा रहा है, चलो थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाते हैं। ऑब्जर्वर क्या है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब वो इस चार्ज को देख पा रहा है तो उसे क्या दिख रहा है, ये चार्ज रेस्ट में है। अब उसने क्या करा, उस पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन थी एक, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गन थी, और उसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन से चार्ज भेजा। हाँ, एक एक्सटर्नल चार्ज भेजा, सही कह रहा हूँ, सुनो, एक एक्सटर्नल चार्ज भेजा इस रेस्ट चार्ज पे, या इस रेस्ट चार्ज की तरफ इस एक्सटर्नल चार्ज भेजा। तो चार्ज को ऐसे जाना था, टकराना था, पर हुआ क्या, उससे पहले ही ये डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। ये कैसे हो गया, उससे पहले ही ये डिफ्लेक्ट हो गया चार्ज। तो फिजिसिस्ट ने क्या बोला, ऐसा क्यों हुआ होगा कि इस चार्ज के ना चारों तरफ एक तरह की फील्ड बनी होगी, ठीक है। उस फील्ड की वजह से अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज आता है तो उस पे लगता है फोर्स। क्या लगता है, फोर्स लगता है। किस पे, इस चार्ज पे थोड़ी, ये तो पैदा कर रहा है, किस पे, जो हमने बाहर से एक्सटर्नली भेजा, उस पे लगेगा फोर्स, ठीक है। तो पहली बात आपको ये पता चली कि फोर्स लगा, पर फोर्स को पैदा किसने करा, चार्ज ने नहीं, चार्ज की फील्ड ने, जो इसके चारों तरफ ये फील्ड है, उसने फोर्स पैदा करा, और उस फोर्स की वजह से ये जो एक्सटर्नल चार्ज था वो डिफ्लेक्ट हो गया। इस फील्ड का नाम क्या होता है, तरह तरह की हो सकती हैं, पर स्पेसिफिकली अगर चार्ज रेस्ट में है तो इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, ई वेक्टर से डिनोट होगी, इसकी एक डायरेक्शन होती है, आगे देखेंगे क्या डायरेक्शन है। पर अभी आप ये समझ लो कि कंडीशन फर्स्ट क्या थी, चार्ज रेस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ग्राउंड है, और उसने इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इसको ऑब्जर्व भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और इलेक्ट्रॉन गन की मदद से यहाँ पे एक एक्सटर्नल चार्ज, चलो उस एक्सटर्नल चार्ज को क्यू डैश मान लेते हैं और इसे क्यू नॉट मान लेते हैं। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब इस पर टेस्टिंग, इससे टेस्टिंग कर रहे हैं या इस पर टेस्टिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज भेजा, और वो चार्ज टकराया नहीं, उससे पहले ही डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट कोई चीज़ कब होती है, जब उस पर फोर्स लगे, और वो फोर्स ये खुद नहीं बना सकता, बताओ क्यों, क्योंकि ये तो जा रहा है, इसका तो जो जर्नी है वो यहाँ ख़त्म होगी जब ये टकराएगा, तो इसे किसी और ने डिफ्लेक्ट करा होगा। वो और डिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ है जो वो फोर्स है, वो इस रेस्ट चार्ज की वजह से आया होगा, और स्पेसिफिक हो जाए तो इस रेस्ट चार्ज की फील्ड की वजह से आया होगा। उसी फील्ड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बनेगी कब, जब हमारा चार्ज किस में होगा, रेस्ट में, ठीक है। अच्छा, अब कंडीशन 2 पे आते हैं, चार्ज किस में हो जाए, मोशन में हो जाए। अच्छा, मोशन भी 2 तरह का होता है बच्चों, अगर हम देखें मोशन भी 2 तरह का है। एक तो है यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, और एक है एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब भाई चार्ज को हम 2 तरीके से मूव करवा सकते हैं या वो मोशन करेगा। एक तो उसकी वेलोसिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी और इन द एंड ऑफ द जर्नी सेम ही रहे,
या उसकी हर समय हर इंस्टेंट में वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। दो तरह की कंडीशन है, इनको ज़रा समझते हैं। ये मिटाता हूँ, आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दो तरह की हम पे कंडीशन आ गई हैं। तो पहले देखते हैं, चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक्सेलरेशन तो उसमें कितना होगा, 0। वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल, दोनों क्या होगी, सेम ही होगी, v मान लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी और इन द एंड ऑफ द जर्नी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, वही यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड, ऑब्जर्वर, इलेक्ट्रॉन गन, है ना, इलेक्ट्रॉन गन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यहाँ चार्ज है वो मूव कर रहा है, लेटर से लीनियरली कर रहा है, और उसके हर समय वेलोसिटी होती ज़्यादा ही है। एक रेफरेंस के लिए 1000 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ऐसे मूव कर रहा है। तो अब जो हमने इलेक्ट्रॉन गन से भेजा था, है ना, वो या तो इसे यहाँ टकरा सकता है ना, यहाँ टकरा सकता है, यहाँ टकरा सकता है। अब तो हम पे बहुत चॉइस हैं, क्योंकि हम कैसी भी एंगल या ट्रेजेक्ट्री बना के कोलाइड या कोलिजन करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो अगर हम इंस्टेंट देखें, इंस्टेंट क्या होता है, पल भर में होने वाला, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर हम देखें तो हर मोशन में रेस्ट है, हर मोशन में रेस्ट है। ये क्या बोल रहे हो सर, हर मोशन में रेस्ट? हाँ, हर मोशन में रेस्ट इसलिए है क्योंकि ये जो सारी फिजिक्स है, ये जो स्पेसिफिकली बोलूँ काइनेमेटिक्स है जो आपकी, जिसमें आपका 11th में पढ़ी थी, मोशन रेस्ट आता है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो है। ह्यूमन बीइंग्स ने इन्हें बनाया है, पढ़ा है, डेमोन्स्ट्रेट करा है, प्रैक्टिकलाइज करा है, तो ये सारी चीज़ ह्यूमन बीइंग्स ने करी है। तो जब 1800 आ गया था तब तक मॉडर्न फिजिक्स आ गई थी, और मॉडर्न फिजिक्स ने क्या बोला कि हर मोशन में एक इंस्टेंट, एक पल, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड ऐसे आएगा जहां आप मान सकते हो कि चीज़ें किस में है, रेस्ट में, ठीक है। वही बात करेंगे। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर रेस्ट होगा ना किसी भी मोशन में, हाँ यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी अगर रेस्ट होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही, पर अगर वो यूनिफॉर्मली मूव भी कर रहा है तो उसमें एक और चीज़ आई जिसका नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों चीज़ आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतनी सारी बातें करी, थोड़ा सा इसे फ्लो करके देख लेना। मैंने बोला हर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में एक बार रेस्ट की कंडीशन आएगी, और जब भी चार्ज, बहुत छोटी सी बात है उसके लिए, हमारे लिए तो ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कुछ भी नहीं है, नैनो सेकंड, चार्ज के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो पूरी दुनिया घूम के आ सकता है। तो जब वो रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। तो आपको समझ में आ गया, जब भी चार्ज यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो दोनों चीज़ बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों बनेगी, दोनों बनेगी। हाँ, ये डाउट हो सकता है या ये क्रिटिसिज्म हो सकता है इसका कि कौन सा फील्ड ज़्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसकी भी तरह तरह की सब कंडीशंस हैं, होंगी तो बता देंगे आपको। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। देखो, पहले इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो थोड़ी फिलोसॉफिकल होगी, थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे, समझ में आ जाए। हाँ, अब चार्ज किस में, एक्सेलरेशन में आ गया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम नहीं है, एक्सेलरेशन अब 0 नहीं है। सबसे मेन बात, ये सबसे अर्ली कंसेप्ट था मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे अर्ली कंसेप्ट आई, ये नींव बोल सकते हो आप इस कंसेप्ट को, फाउंडिंग प्रिंसिपल। तो हुआ क्या इसमें कि अगर कोई चार्ज अलग अलग वेलोसिटी से जाए, है ना, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यही चार्ज मूव कर रहा है, सीधा ही भेज रहा हूँ इसे, अभी लेटर से 10 मीटर पर सेकंड है और ये 20 मीटर पर सेकंड है। तो अब क्या है, अब ना इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ना इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। अब जब भी ये एक्सेलरेट करेगा तो एक समय इसका एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा, इतना एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, कि ये एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है और इससे बनने वाली जो वेलोसिटी है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अगर हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं तो जब भी स्पीड ऑफ लाइट तक कोई पार्टिकल या कोई बॉडी पहुंच जाती है तो वो
वेव नेचर शो करना शुरू कर देती है ज़्यादा एज़ कंपैरिजन टू पार्टिकल नेचर। तो यहीं से जब भी चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो कभी ना कभी ऐसी कंडीशन, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है इतनी बड़ी है, तो कभी ना कभी ऐसी कंडीशन आई ज़रूर होगी कि ये एक्सेलरेशन की वजह से जो पार्टिकल की वेलोसिटी है लगभग वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई होगी, और यहाँ से पार्टिकल ने वेव नेचर दिखाना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो वेव नेचर आ गया। तो वेव नेचर भी बहुत बड़ा है अपने आप में, बहुत बड़ी स्टडी है। और ये स्टडी किस टर्म्स में करते हैं? इन टर्म्स ऑफ या तो वेवलेंथ या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कोई कोई एफ भी लिखता है। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ करते हैं और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम बहुत बार इसे यूज़ कर लेते हैं ना। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आप ये मत समझना कि आज ही कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया कि वेव नेचर शो करेगा, और वेव नेचर का जो स्पेक्ट्रम है, रेंज है, उसकी स्टडी हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं मिटाने वाला हूँ। तो देखिए वेव का स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि एक सिंगल चार्ज ने कितनी भी तरह तरह की वेव निकाली है ना। तो आपको वेव, सबसे पहले रेडियो पता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी रेज, विजिबल रे, एक्स रे और गामा रे। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ने, देखो एक ही चार्ज पार्टिकल ने कितने सारी वेव्स बना दी है। तो वेव्स लगभग एक जैसी, वेवलेंथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क है। तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, यूवी, विजिबल, एक्सरे, गामा रे। याद कैसे करना है? रेडियो राम, मेरा, इंडियन, वीज़ा, ठीक है। अच्छा हाँ, वीज़ा तो इसे पहले लिख लेते हैं ना। इंडियन, वीज़ा, उठा और जाइलोफोन। जाइलोफोन होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जाइलोफोन गा। राम, मेरा, इंडियन, वीज़ा, उठा और जाइलोफोन गा। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। रेडियो जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, हाईएस्ट। और गामा की जो होती है वेवलेंथ सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट होती है। इसी का उल्टा, क्योंकि आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं यहाँ जोर देना चाहूँगा, स्पीड मान लो लाइट की c, डिस्टेंस मान लो लैम्डा, टाइम मान लो t। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों 1/टाइम फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो आप बताओ लैम्डा और न्यू के बीच में कैसा रिलेशन? c/λ को हम न्यू लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन्वर्स रिलेशन। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो क्योंकि वेवलेंथ गामा की बहुत कम है, तो फ्रीक्वेंसी गामा की, है ना, गामा की सबसे हाईएस्ट होगी। और फ्रीक्वेंसी रेडियो की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोएस्ट होगी। तो आप ट्रेंड बताओ, रेडियो से माइक्रो गए तो लैम्डा डिक्रीज़ हुआ और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हुई, वेव स्पेक्ट्रम। अच्छा, अगर आपको ये ठीक से समझ में आ गया तो यूनिट 5 आपकी यहीं पे कंप्लीट होती हुई, यूनिट 5 कंप्लीट होती हुई कुछ बस प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। जैसे विजिबल रे या विजिबल जो वेव होती है उसका काम क्या है भाई? जो भी हम अपने चारों तरफ देख पा रहे हैं वो विजिबल की वजह से देख पा रहे हैं। रेडियो, रेडियो जो आप सुनते हो, माइक्रोवेव एक तो रडार में यूज़ होगा, एक फूड में यूज़ होगा, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की हिस्ट्री ऐसी है कि अब तो लोग हॉटस्पॉट, वाईफाई यूज़ करते हैं। उससे पहले ब्लूटूथ होता था, और ब्लूटूथ से पहले जो शेयरिंग मीडियम था इंफ्रारेड था। नोकियास के फ़ोन में इंफ्रारेड ही चलता था, ठीक है। इंफ्रारेड का एक और काम है, कभी फॉग हो, हेज़ हो, तो वहाँ पे अगर हमें फोटोग्राफी करनी हो तो इंफ्रारेड से करते हैं। यूवी, ROUV, वाटर प्यूरीफायर, ठीक है, एक्सरे, फ्रैक्चर और भी है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और गामा रे, कैंसर, इन सब चीज़ों को ही ठीक करती है। तो अगर इतना पढ़ लिया तो यूनिट 5 के 5 मार्क्स आपके हाथ में आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ज़रा देखो इसे, स्क्रीनशॉट लो। चल हो गया? तब आपको अगर सारी बातें पता चल गई हैं
तो बात करते हैं अब चार्ज की, ठीक है। यूनिट 1 आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 1 कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर पे हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, चैप्टर तो इसमें 5-6 निकल जाएंगे, है ना। मुश्किल घड़ी में कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चार्ज क्यू से डिनोट करेंगे स्मॉल बॉडी के लिए, और कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे बिग बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, चार्ज की डेफिनेशन बाद में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। चार्ज की पहले यूनिट देखते हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल सी से। और कूलम्स बहुत बड़ी फंडामेंटल क्वांटिटी है भी फंडामेंटल। अंदाज़ा लगाओ, दिमाग में तुम्हारे आइडिया तो डाल दिया। 7 फंडामेंटल होती थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। कूलम नहीं होती, है ना। तो कूलम इज़ नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली बात तो ये। कूलम कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। दूसरी बात, बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो जनरली इसे एक्सप्रेस किस में करते हैं? माइक्रो कूलम और मिली कूलम और नैनो कूलम में। मिली और नैनो कूलम में। माइक्रो मतलब कुछ भी दे रखा तो क्या लगाना है? 10 की पावर -6 कूलम। मिली 10 की पावर -3 कूलम। नैनो 10⁻⁻9 कूलम। माइक्रो कूलम 10 की पावर -6 कूलम। मिली कूलम 10 की पावर -3 और नैनो कूलम 10 की पावर -9, ठीक है। तो जनरली आपको ये पता चल गया फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब इसकी यूनिट आपको कूलम पता चल गई, पर कहीं ना कहीं आपने 10th में ये भी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज ऊपर और टाइम नीचे। तो चार्ज की एक वैल्यू आ गई IT, और I होता है एम्पियर, T होता है टाइम, AT। Q इज इक्वल टू I एम्पियर T टाइम। ये आपके इसके डायमेंशन आ गए, है ना। क्योंकि करंट खुद फंडामेंटल होता है तो हमने सीधा ऐसे लिख दिया, एम्पियर इंटू टाइम डायमेंशन। अब बात करते हैं चार्ज की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है चार्ज? तो देखो, चार्ज कुछ नहीं है, आइसोलेटेड बॉडी, आइसोलेटेड न्यूट्रल बॉडी के लिए तो ये कुछ भी नहीं, कभी था ही नहीं, कभी होगा नहीं। आइसोलेटेड न्यूट्रल बॉडी के लिए, ठीक है। नॉट डिफाइंड, इसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि भाई न्यूट्रल मतलब चार्ज बराबर है। ये मत समझना कि चार्ज नहीं है, चार्ज बराबर है। तो न्यूट्रल बॉडी कभी भी चार्ज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी। तो जनरल बॉडी के लिए बात करते हैं। जनरल आइसोलेटेड बॉडी के लिए क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इज अ फीचर या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस या इट इन्फ्लुएंस। या तो ये एक्सपीरियंस करेगा और या तो किसी को करवाएगा एक्सपीरियंस, या तो खुद करेगा एक्सपीरियंस या किसी और को इन्फ्लुएंस करेगा। ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस या इन्फ्लुएंस एनी अदर बॉडी, एनी अदर बॉडी। हाँ, और वो बॉडी दोनों हो सकती है, न्यूट्रल भी और जनरल, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी बॉडी का ऐसी फीचर या विशेषता या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से किसी दूसरी बॉडी, चाहे वो न्यूट्रल हो चाहे वो जनरल हो, उसको अफेक्ट करेगा या उससे अफेक्ट लेगा। ये चार्ज की डेफिनेशन है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिक चार्ज की, क्योंकि आपके कोर्स में यही है। मूविंग चार्ज जो होगा वो तो आपकी क्वांटम फिजिक्स में आएगा। स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं तो जैसे हम अपने हैंड रब करते हैं, या आज आप एक एक्सपेरिमेंट करना, अगर किसी के घर में बलून हो तो उसे फुला के रब करना, कहीं भी कपड़े में कर लो, फर में कर लो, कहीं भी कर लो, और उसे टाई कर देना कहीं भी, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कैसे भी करना है। वर्टिकली सही रहेगा, हॉरिजॉन्टली तो बिना हीलियम के वो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन के होगा ही नहीं। और एक दूसरा अनचार्ज बलून लाना, थोड़ा इसकी विसिनिटी या क्लोजनेस में नियर, वो खुद ही डाइवर्ट होगा उसकी तरफ। यहाँ से पता चला कि चार्ज नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्सपेरिमेंट किसने करा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा था, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। पतंग थी इन पे, तो एक बार आंधी तूफान हो रहा था तो इनकी पतंग में
बिजली गिर गई, जल गई। उससे पहले ये माना जाता था कैथोलिक और रोमन में कि बिजली, ये जितने भी नेचुरल फोर्सेस हैं, ये गॉड करता है। ठीक है, कोई ऐसी एक सुपर नेचुरल या अनएक्सप्लेन्ड कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये आंधी तूफान और बिजली गिरती है। पर ऐसा है नहीं, आपको पता है इसके पीछे चार्ज का फ्लो ही है, अर्थिंग है, उसकी वजह से ये होता है। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बलून का भी एक्सपेरिमेंट करा था और काइट वाला भी करा था। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी, स्टैटिक चार्ज क्या है? स्टैटिक चार्ज इज चार्ज ऑब्टेन्ड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता ही है, रबिंग करना, टीयर अपार्ट, वियर अपार्ट, फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़। फिर वही बात, ये दो बॉडीज़ ज़रूरी हैं कि न्यूट्रल हो या जर्नल हो? नहीं, बहुत केसेस बन सकते हैं। 3 केसेस मेरे को याद आ रहे हैं। 2 न्यूट्रल के बीच में भी हो सकता है, न्यूट्रल जर्नल, और 2 जर्नल्स के बीच में भी हो सकता है। तो स्टैटिक चार्ज आपको समझ में आ गया, एक ऐसा चार्ज है जो फ्रिक्शन की वजह से 2 बॉडीज़ के बीच में आएगा। होता क्या है इसमें, 2 बॉडीज़ में एक गेन करेगा और दूसरा क्या करेगा, लूज़ करेगा, है ना, 1 गेन 1 लूज़। जो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वो ये गेन करेगा। सर इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ, कोई और चीज़ नहीं हो सकती? तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। हाँ, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम एटॉमिक मॉडल देखें तो जैसे यहाँ पे हमारे ये एक इमेजिनरी स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, ये यहाँ छोटा सा न्यूक्लियस है। आपको ये पता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। जब इसके साथ कोई दूसरी बॉडी, मान लो, हाँ, जब इसके साथ मान लो सब एटॉमिक लेवल में ही दूसरा एटम आया कोई, है ना, और वो इसके साथ रब करे, कोलाइड करे, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो, तो हमेशा जो बाहर निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। न्यूक्लियस रहता है अनअफेक्टेड, न्यूक्लियस अनअफेक्टेड रहता है। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जितनी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी या जितने भी आपके न्यूक्लियर आपके जो फिनोमिना है, अल्फा डी के, बीटा डी के, वहाँ पे लगती है, उतनी एनर्जी चाहिए, और इतना हाथ रगड़ने से तो पॉसिबल नहीं है शायद। तो आप ये समझ लो कि ओनली इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड व्हेन बॉडीज रब, कोलाइड, या इन अ वे ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। कभी भी न्यूक्लियस नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। अच्छा, दूसरी बात, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन गए, इसने लूज़ करे, इसने गेन करे, तो क्या जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे होंगे, क्या उसके मास में फ़र्क आएगा? ये भी एक सोचने वाली बात है कि उसके मास में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ तो होता है, नेग्लिजिबल तो नहीं होता, इतना तो होता ही है। और आप ये समझ लो कि जब भी आप हैंड रब करोगे, ये करोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, इट विल बी इन 10⁻5 6 7 8 करोड़ों, लाखों, हज़ारों तो बहुत छोटा है, करोड़ों, लाखों, हज़ारों, अरबों ऐसे जा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है कि सिंस, तो हम बोल देंगे देयरफॉर ड्यूरिंग फ्रिक्शन वन बॉडी, एक ही बॉडी की बात करेंगे जिसको नुकसान हुआ, वन बॉडी लूज बोथ चार्ज एज वेल एज मास। मास भी उसका कम होगा, चार्ज तो हो ही रहा है कम, मास भी उसका क्या होगा, कम होगा, दोनों चीज़ें कम होगी। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, कि मास कम होता ही नहीं होता, तो होता है, ऑब्वियसली कम होता ही है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन इस चीज़ को थोड़ा आगे ले गए, रिलीजियस बंदे थे, उन्होंने बोला टाइप्स ऑफ चार्ज। देखो, तो बेसिकली चार्ज 2 तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। 2 तरह के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मुझे ही नहीं पता कि यूज़ क्यों करते हैं, पर करते यही हैं। जैसे ह्यूमन स्किन हो गई या ब्लड हो गया, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सिल्क नेगेटिवली चार्ज होता है। कैट्स का फर, अब इसलिए बोल रहा था मैं कि मुझे नहीं पता ये यूज़ क्यों करते हैं। कैट्स का फर पुराने ज़माने से चल रहा है 1700 से, तो आजकल भी यही यूज़ करते हैं। कैट्स का फर
ग्लास की रॉड, ग्लास रॉड होती है वो, फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए होती है। यहाँ एबोनाइट यूज़ करते हैं, एबोनाइट या माइका, ये चीज़ें। कुछ और बताऊँ मैं आपको? तो हेयर भी आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, 2 तरह के आपके चार्ज हो गए, है ना। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आप ज़रा मेरे इस चीज़ का सवाल का जवाब दीजिए कि अगर Q1 Q2 प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा आ रहे हैं तो फाइंड नेचर, नेचर मतलब साइन ऑफ चार्जेस, नेचर या साइन ऑफ चार्जेस क्या होने वाले हैं। अगर 2 चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो आपको बताना है नेचर या साइन ऑफ चार्जेस क्या होंगे। तो आप देखो, ये प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होकर 0 से ज़्यादा तभी आ सकती हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो आपको पता चल गया इन दोनों के सेम साइन है, साइन दोनों के सेम है, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। चलिए सही, आगे बढ़ाते हैं। अब आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। Q1 Q2 लेस देन 0, तो आप बोल सकते हैं दोनों अपोजिट होंगे। अपोजिट, 2 क्राइटेरिया, 2 कंडीशन। Q1 अगर पॉजिटिव तो Q2 नेगेटिव, और Q1 अगर नेगेटिव तो Q2 पॉजिटिव। 2 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक तीसरा, Q1 प्लस Q2 बराबर है 0 के। ये क्या आपको सिग्निफाई कर रहा है? ये सिर्फ इतनी बातें सिग्निफाई कर रहा है कि Q1 है माइनस Q2, और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। दे आर इक्वल इन अपोजिट बोथ इन मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। दे आर इक्वल इन अपोजिट, बोथ भी लगाना सही नहीं है, फिर दे आर इक्वल इन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। हमें ये समझ में आ गया। अब कुछ और देखें, तो आपको कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद थोड़ा देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करेंगे। चार्ज की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले यही है, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। कि बॉडी मूव कर रही है, कैसे भी मूव कर रही है। चलिए थोड़े स्पेसिफिक हो जाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, कि चार्ज कभी भी इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा या बदलेगा, कम ज़्यादा होगा, कि बॉडी मूव कर रही है। आज उसकी स्पीड 10 है, कल रेस्ट में था, परसों 100 हो जाए तो चार्ज उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, बट इसमें आपको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी एक चीज़। क्या? एयर फ्रिक्शन या ड्रिफ्ट। समझते हो ना एयर फ्रिक्शन या ड्रिफ्ट क्या होता है? जैसे बहुत आंधी तूफान चलता है तो कान में सनसनाहट होती है ना, और आप तेज़ गाड़ी में जाएं 90-80 की स्पीड में ना, बिना हेलमेट पहन के, तो उसमें भी आपके कान में होती है ना झंझनाहट, आँखें सांसों आ जाते हैं, वो चीज़ है एयर फ्रिक्शन ड्रिफ्ट। हाँ, नेगलेक्ट होगा एयर फ्रिक्शन ड्रिफ्ट। चार्ज है भी तो कितना छोटा, चार्ज कितना छोटा है पता है ना आपको? बहुत छोटा होता है इसका साइज़ चार्ज का ना, तो इसलिए एटम का ही साइज़ कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 मीटर। सिम्बोलाइज करते हैं इस चीज़ को, आपको समझ में आ जाएगा मैंने एयर फ्रिक्शन को क्यों नेगलेक्ट करा। अगर ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर, तो एक छोटा सा डॉट बनाऊँ, यही जो डॉट है ये मेरी कॉस्को बॉल होगी। अब ये फुटबॉल ग्राउंड सिम्बलाइज कैसे कर रहा है, एटम को, ठीक है। कॉस्को बॉल किसको सिम्बलाइज कर रही है, न्यूक्लियस को। अब आप देखो न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका भी अगर आप छोटा पार्ट कर दो, 1/100 पार्ट कर दो, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। और शायद मुझे आपको ये दोबारा बताना पड़ेगा, पहले तो पढ़ा ही था हमने कि प्रोटॉन का साइज़ 1000 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो आप समझ पाते होंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है। फुटबॉल ग्राउंड एटम, छोटी सी कॉस्को बॉल न्यूक्लियस, इसके अंदर भी प्रोटॉन, वो कितना छोटा होगा, और प्रोटॉन से भी 1/1000 इलेक्ट्रॉन का साइज़ है। तो कहाँ से उसमें एयर फ्रिक्शन लगेगा, ड्रिफ्ट लगेगा।
ये सिंपल सी बात थी, शायद आपको समझ में आई हो। आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू। आपको आदत नहीं है इतनी, कल से एफर्ट लगाएंगे। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास नंबर 2, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्लास 2। कल हमने बेसिक हिस्ट्री और इसमें जो जो डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, मॉडर्न स्केल में और क्वांटम स्केल में, वो सारी चीज़ें देखी। आज हम दोबारा कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में पहली चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ ये है कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, मोशन ऑफ अ बॉडी डजंट हैव एनी effect on configuration of charge। ये मैंने आपको कल भी बताया था, डिस्कस करा था कि इसमें एयर ट्रैक का कोई लेना देना नहीं होता। बॉडी कैसे भी मूव करे, चाहे रेस्ट में हो, उसमें चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अगर कोई बॉडी है उसमें 10 कूलम चार्ज है रेस्ट में, और अगर वो 100 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग जाए, तब भी उसका चार्ज 10 कूलम ही रहेगा। तीसरी चीज़, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है? सिंपल सी बात है, इसे समझाते हैं हम। मान लो ये कोई हम पे स्फीयर है, फिजिकल स्फीयर है ना, मेटालिक, एक हम पे मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। और हमने इसे प्लस 4 कूलम चार्ज दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर है, उस पर लेटस से -3 कूलम चार्ज है, और इनके बीच में एक हमने कंडक्टिंग वायर लगा दी। तो अब चार्ज ऐड कैसे होगा कि जो चार्ज की वैल्यू आने वाली है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन सिर्फ ऐड करके 7 कूलम आएगी या 1 कूलम आएगी? कौन सा सही है? कि साइन देखनी ही नहीं है, 4 और 3 7 कर दें या 4 - 3 1 करें? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि अगर चार्ज दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली साइन शुड बी कंसिडर। साइन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे साइन को कंसिडर करा तो इसलिए ये वाला सही हो गया और ये वाला गलत हो गया, मतलब आपको साइन लेके करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं अलजेब्रिक एडिशन। क्या आप इसे अलजेब्रिकली क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, है ना। बॉडी मोशन में हो, रेस्ट में हो, उसमें चार्ज की वैल्यू में या कन्फिग्रेशन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, जितनी पहले थी उतनी अब भी होगी। और तीसरी चीज़ है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि आपको साइन भी लेके अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहना अपनी सहजता से, अपने कंफर्ट से। और अब हम चौथी चीज़ देखते हैं। देखिए चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये वैसी है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि चार्ज कहीं से पैदा नहीं होता कि चार्ज ओरिजिनेट हो गया। चार्ज होगा हमेशा ही क्या? कि 2 बॉडीज़ होंगी, सिंगल बॉडी में हो ही नहीं सकता कभी भी, मतलब सिंगल बॉडी में कहीं से पैदा नहीं हो सकता। आया तो होगा उस पर, सिंगल बॉडी पे चार्ज होता है, पर वो किसी से उसने लिया होगा या दिया होगा, तब उस पर चार्ज डेवलप हुआ होगा, ऐसे नहीं आ सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब सिंपल सी बात यह है कि 2 बॉडीज़ होंगी तो उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हों कि वो एक दूसरे के चार्ज को शेयर करें, एक लूज़ करे और दूसरा क्या करे? गेन करे, तो दोनों में चार्ज डेवलप हो जाएगा। पर ऑब्वियसली वो चार्ज कहीं से पैदा नहीं हुआ, एक ने गेन करा तो दूसरे ने क्या करा होगा? लूज़ करा होगा, है ना। एक का प्रॉफिट हुआ, दूसरे का लॉस हुआ, एक को मिला, दूसरे ने दिया, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, it can only be transferred। इसको सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें 5वीं चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि वो चीज़ क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका एक और नाम है इंटीग्रल चार्ज प्रिंसिपल। या तो इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलो और या तो क्या बोलो इसे, इंटीग्रल चार्ज प्रिंसिपल। तो इसके लिए थोड़ी हमें बेसिक प्रीरिक्विजिट की नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या हो सकता है, मोस्ट फंडामेंटल, या सबसे स्मॉलेस्ट जो हम पे चार्ज हो सकता है, ठीक है। मोस्ट फंडामेंटल, ये सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया जाता है उससे छोटा कोई चार्ज होता ही नहीं है दुनिया में। और ये चार्ज होता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
हमने एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसकी एक लिमिटेशन थी कि इलेक्ट्रॉन फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हो ही नहीं पाएगा फर्दर डिवाइड, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहीं से इसको बेस मान के क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बोलना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्या बोला, मान लो कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है और इस आइसोलेटेड बॉडी को हमने चार्ज दिया और इस चार्ज की वैल्यू है कैपिटल क्यू। हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई बड़ी बॉडी हो उसमें चार्ज कितना लेते हैं, कैपिटल क्यू लेते हैं। आपको बोला कि देख के ही बताओ इसमें आइसोलेटेड बॉडी में चार्ज कितना होने वाला है। हाँ, आप एक चीज़ पूछ सकते हो बस, सिर्फ एक चीज़। तो वो क्या चीज़ होगी जो आप पूछना चाहोगे? अगर आप इस आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज निकालना चाहो तो वो क्या चीज़ होगी जो आप पूछना चाहोगे? भाई मैं होता तो मैं बस यही पूछता कि मुझे कोई ये बता दे कि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही मुझे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं ना तो मैं इस बॉडी का टोटल चार्ज निकाल लेता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही है कि अगर आपको किसी आइसोलेटेड बॉडी में टोटल चार्ज पता करना है तो बस ये जान लो कि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फिर वही बात, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होल नंबर में आएंगे क्योंकि इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आधा नहीं कर सकते, 1/3 1/4 फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं ला सकते। तो ये हमेशा क्या होगा, एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहीं से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या इंटीग्रल चार्ज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो इसने ये बोला, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज होल नंबर। होल नंबर बताया था मैंने आपको, होल नंबर का एक और नाम है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि कितना होता है आपका, ई होता है। तो बस इतनी सी बात थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर आपको किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का चार्ज निकालना है तो वो क्या होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब ई का ही कुछ टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स 5e, 10 टाइम्स 10e, n टाइम्स n e। ठीक है, तो बस पता चल जाए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मान लिया अभी n है, ठीक है, तो इसमें जो टोटल चार्ज होने वाला है वो कितना होने वाला है, n इंटू ई होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि बस ये पता चल जाए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा चार्ज इसमें मिल जाएगा। मान लो इस दुनिया में 5 ही रुपये होते हैं, है ना, वही बात है, इस दुनिया में अगर 5 ही रुपये होते हैं और आपको पता करना है कि किसी इंसान पे कितने रुपए हैं तो आप कैसे पता लगा सकते हो? मान लो मेरे पास 10 नोट है तो 10 नोट से कितने हो गए, 5 इंटू 10 50, तुम पे 100 हैं तो 100 इंटू 5 500, किसी पे 10 है तो फिर 50, 5 है तो 25, है ना, 7 हैं तो 35, ऐसी। तो Q इज इक्वल टू एन ही हो गया। अब इसमें भी दो कंडीशन आ सकती है, या तो ये बॉडी तब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जब इसे चार्ज मिला है, या तो इस बॉडी को हम तब ऑब्जर्व कर रहे हैं जब इसने चार्ज दे दिया। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस साइन लगाना नेसेसरी हो जाएगा। प्लस साइन मतलब इट लूजेज इलेक्ट्रॉन और माइनस साइन मतलब इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, या तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे। कल ये बताया था मैंने आपको, आने जाने का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस प्रोटॉन इन सब का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो आपको समझ में आ गया, अगर किसी बॉडी में पॉइंट या फ्रैक्शन में चार्ज आपको दिख रहा है तो या तो उसे चेंज करो अगर हो सके, और नहीं तो वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे वो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ये देख लेना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद कुछ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। लेटर से मैंने बोला व्हाट इज द चार्ज ऑन Ca2+ आयन। तो आपको बताना है इसमें चार्ज कितना डेवलप होगा। कैल्शियम, केमिस्ट्री आ गई, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 22+ है, तो आपको बताना है इसमें चार्ज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिख रहा है वही चार्ज है। प्लस मतलब क्या होगा, इसने लूज करे होंगे, माइनस मतलब इसने गेन करे होंगे। तो क्यू कितना होगा, क्योंकि आने जाने का काम भी इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 और Ne, और आपको दिख ही रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, +2। n की वैल्यू कितनी है, +2। दो लूज करेंगे होंगे इसने, तो Q = +2 ही हो गया। और स्पेसिफिक हो जाए तो E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अब प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो प्लस ही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज बी टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी। और बॉडी स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर, है ना, कि क्या हम किसी कंडक्टर से इतना चार्ज निकाल सकते हैं। तो देना निकालना इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि ये होल नंबर हो सकता है या नहीं। मतलब ये चार्ज है, इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो हम देखेंगे कैसे आए, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो होल नंबर में होंगे तो दिया जा सकता है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं होंगे तो नहीं दिया जा सकता, है ना। तो यही है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे, हमें ये जो दे रखा है ये Q है, तो Q की वैल्यू कितनी हुई, 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम n निकाल लें, क्योंकि Q = Ne होता है, तो n की वैल्यू हुई Q/E। तो Q है 8.6 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19। इधर भी कूलम, इधर भी कूलम, तो ये कैंसिल हो गया। और आपको भी दिख रहा है पॉइंट कैंसिल होगा, 86/16 होल नंबर तो नहीं है, फ्रैक्शन है या डेसिमल है, तो नहीं दे सकते। अगर ये होल नंबर में आता तो हम दे सकते थे, पर अभी नहीं दे सकते। ठीक है, इसको देखो एक बार। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, वैल्यू बदल दी कि क्या हम 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज जो है किसी बॉडी से छीन सकते हैं या नहीं। तो आप सीधा n निकालो, अब उतना नहीं, Q/E होता है, Q की वैल्यू है 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये कैंसिल, और आप पे कैलकुलेटर है, ये 11.2 16 को अगर आप ध्यान से देखें तो 16 7 जा 112 होता है, तो 7 आ गया जो कि एक होल नंबर है, तो यस दिया जा सकता है। ठीक है, ये आप पे आ गया क्वेश्चन, और ऐसे करना है। चलिए इसके बाद इसमें एक कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, इसमें कॉमन क्वेश्चन आएगा कि विच इज बिगर, 1 कूलम और ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा है, 1 कूलम या ई। तो ऑब्वियसली देखो 1 कूलम ही है, पर ई तो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो ये जो 1 कूलम है इसे आप ऐसे लिख सकते हो 1 × 10⁻0, 10⁻0। अब बताओ कौन सी पावर बड़ी है, 0 या -19। माइनस का आपको पता ही है, जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी छोटी होती है ना। तो -19 छोटा है किससे, 10⁻0 से। वैल्यू मत देखे करो, बड़ी क्लास में आगे ऑर्डर देखे करो कि कौन कितने पावर में है, वैल्यू यहाँ धोखा देती है। तो ऑब्वियसली 1 कूलम क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पावर 0 है और दूसरे वाले की पावर -19 है। ठीक है, -19 छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चार्ज या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 2 कूलम। 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, अभी आप कर सकते हो। 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो फिर वही बात
आप क्या करोगे, एन निकालोगे, हाउ मैनी, एन पूछा है तो क्यू बाई ई लिखोगे। क्यू आपका 2 कूलम है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। ठीक है, अब इसे करते कैसे हैं, पहली नज़र में तो ये लग रहा है कि नहीं होगा, मतलब होल नंबर नहीं आएगा, पर इसे ऐसे बनाओ बच्चों, 2/1.6 इंटू -19 ऊपर जाके +19 हुआ, और ये पॉइंट भी हटेगा तो ये हो जाएगा 20, है ना। अब आप एक काम करो, यहाँ से 2 जीरो उधार लो और वो 200 बना देगा, है ना। अब 2 जीरो उधार ले ले तो यहाँ 18 रहेगा। अब आप देखो 200/18 कितने बार जाएगा, पहले तो होगा 100/8, होगा नहीं होगा, 100/8 होगा, फिर क्या होगा 50/4, फिर क्या होगा 25/2, फिर क्या आएगा 12.5 इंटू 10 की पावर 18। तो होगा नहीं होगा, दे सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे या नहीं होंगे, या ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो करेगा, क्योंकि आज हम पे पॉजिटिव पावर है तो हम इसे 125 इंटू 10 की पावर 17 लिख सकते हैं। एक 10 इसे दिया तो यस इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले थे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे चीज़ है। चलिए, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि जैसे कोई एक प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि जो हैवी ट्रक्स होते हैं, जो इनफ्लेमेबल मटेरियल ले जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, या थिनर हो गया, डीजल हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इन ट्रक्स के एंड में एक मेटेलिक रोप या वायर ग्राउंड को छूते हुए जाती है और इधर स्पार्क होता है बहुत सारा। वाई इज इट नेसेसरी, क्यों क्यों नेसेसरी है ये, ज़रूरी है वो चिंगारी निकालना। और ये जो रोप होती है इसका कांटेक्ट ट्रक के रबर वाले टायर से होता है, तो ट्रक को इससे कोई खतरा नहीं है। हाँ, पर चिंगारी निकल रही है, कुछ टीयर अपार्ट हो रहा है, कुछ और हो सकता है, पर करते क्यों हैं ये देखना है। तो बच्चों कल ही हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो उसे तो एयर फ्रिक्शन से कोई दिक्कत नहीं होती, पर ये जैसे हैवी ट्रक्स हैं, जब ये एयर को चीरते हुए जाएंगे तो ये स्पार्क क्रिएट करते हैं, और उस स्पार्क से बन सकती है थोड़ी लिटिल बिट अमाउंट में क्या, फायर। और अगर वो फायर जो कंटेनर है जिसमें अंदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल है उसके साथ कांटेक्ट में आ गई, तो आप जान सकते हैं कितना हज़ार्डस एक्सीडेंट हो सकता है, कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है उस समय। तो इसी वजह से वो जो चार्ज बनेगा ही, क्योंकि भाई साइज़ छोटा नहीं हो सकता, जाना ही पड़ेगा, तो वो जो चार्ज बनेगा उसे एक सेफ पैसेज दे दिया हमने मेटेलिक रोप के थ्रू। अब वो जो जितना भी चार्ज डेवलप होगा वो मेटेलिक रोप के थ्रू ज़मीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं अर्थिंग। अर्थिंग आपने देखा होगा, जो भी आजकल मॉडर्न हाउस बनते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसमें हम एक रॉड लगाते हैं पेवमेंट में, जैसे घर होता है कहीं, ठीक है, तो उसके पेवमेंट में हम क्या बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, कि जब भी कोई लाइटनिंग हो तो जो भी एक्सेस चार्ज है वो इसके थ्रू कहाँ चल जाए, ग्राउंड में चल जाए। ग्राउंड भी कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो नेगेटिव है, यहाँ से थंडर से आएगा वो नेगेटिव है, और ग्राउंड पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पे सप्लाई हो जाती है और हमारा हाउस बच जाता है। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे कहीं लाइटनिंग हो तो अगर किसी इंसान को लाइटनिंग से बचना है तो सबसे सेफ चीज़ होती है हाउस। किसी भी हाउस के अंदर चले जाओ अपने, तो आपको शॉक नहीं लगेगा। ऐसी कार्स के साथ भी होता है। कार्स कुछ और नहीं होती, मेटेलिक केज होता है। केज मतलब क्या होता है, पिंजरा, है ना। तो जैसे कार है कोई, ठीक है, ये कोई कार है हमारी, ठीक है, तो इस कार में भी अगर कोई इंसान है तो उसे भी कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है कि चार्ज जो रिसाइड करेगा, मतलब जो रहेगा, जो इस लाइटनिंग से आ रहा है, वो चार्ज सिर्फ बॉडी में रहेगा, अंदर नहीं पहुंच सकता, इसके भी अंदर नहीं पहुंच सकता। तो जो भी है वो बाहर कंडक्टिंग मीडियम में रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, और हमारा जो भी इंसान है जिसके साथ कुछ बुरा हो सकता था वो बच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से हमारा एक नोट आया। नोट क्या है, चार्ज कौन सा वाला, स्टैटिक, कांट एग्जिस्ट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। मतलब जो भी हमारा चार्ज है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
ठीक है। जैसे ये फ्री स्पेस है, अंदर फ्री स्पेस है, उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। आपको ये भी पता है चार्ज इंसुलेटिंग मीडियम में भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं इंसुलेटिंग मीडियम। जैसे क्या हो गया, वुड हो गया, और को हो सकता है कुछ, फोम हो गया, स्पंज हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है। इसी के बाद देखो, जैसे हम देख लेते हैं एक नए टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक, जैसे मैं बोलूँ कि एक ये वुड लकड़ी का लॉग है, ठीक है, और ये ड्राई है, ठीक है, और अब इसे हमने वेट कर दिया यहीं पे, तो वेट है यहाँ पे, वेट वुड लॉग। तो आप मुझे बताओ कौन कंडक्टर है? इन दोनों में से कंडक्टर कौन होगा, किससे चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है ना? तो आपको पता है वेट वुड लॉग, गीला होने की वजह से ये कंडक्टिंग हो गया। पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपनी वजह से इसमें चार्ज आया या किसी और की वजह से आया, तो आपका सवाल होगा दूसरा, पानी की वजह से ये कंडक्टिंग बन गया, अपने आप में नहीं है। वो आपने देखा है, जैसे ड्राई वुड होता है, अपने आप में वो कंडक्टिंग नहीं है, पर जैसे ही उसे पानी के कांटेक्ट में आया, उसके सरफेस में पानी आया, तो वो कंडक्टिंग बन गया। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या हो गए? ऐसे मटेरियल हो गए जो खुद तो कंडक्टर नहीं होते, पर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से वो कंडक्टिंग बिहेव करते हैं, या उनके सरफेस में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे लकड़ी में आ गई, पानी है इसके सरफेस में, तो अब ये कंडक्टर हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आप लोग क्या बोलोगे? तो डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ हुई? तो डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक इज एनी बॉडी विच इटसेल्फ इज insulator but upon certain circumstances its surface सतह will behave as conducting या कंडक्टर। ठीक है। तो ऐसी बॉडी जो खुद तो इंसुलेटर है, पर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से उसकी सरफेस क्या बन गई? कंडक्टर बन गई। ऐसी चीज़ों को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं वेट वुड, ठीक है, क्ले एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें है ना। क्ले होता है चिकनी मिट्टी, तो वो भी ऐसी होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द आवर, हायर क्लास का है पर अभी देख लेंगे। कैन टू सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। जब चार्ज ऑन वन लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा हो चार्ज ऑन अदर, तब ये पॉसिबल है। ठीक है, कि जब एक का चार्ज दूसरे वाली बॉडी के चार्ज से 100 से 1000 गुना ज़्यादा हो, तो ये हो पाता है। नहीं तो नहीं हो पाएगा, 10-20 में नहीं हो पाएगा, 100 से 1000। इसमें भी कंडीशन है, करते कैसे हैं? लेटर से एक ये हम पे कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर 1 है। लेटर से इसका चार्ज है 1000 कूलम, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लेटर से एक पतली सी कंडक्टिंग पिन लाए, जो बाद में ऐसे यहाँ पे चले गई, तो ये हमारा दूसरा कंडक्टर है, और इसका चार्ज लगभग 1 कूलम मान लेते हैं, तो 1000 गुना हो गया है ना। सबसे एक्सट्रीम लिमिट ले ली हमने, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। पर ये जो अट्रैक्शन है, ये नॉन कंडक्टिंग अट्रैक्शन होगा। नॉन कंडक्टिंग अट्रैक्शन क्या है? अभी समझेंगे, अभी नहीं। ये कंडक्टिंग अट्रैक्शन नहीं है, नॉन कंडक्टिंग अट्रैक्शन है। तो ये भी अभी समझेंगे। इसमें लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क।